तो स्टूडेंट्स फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी। ए क्या है 4 5 और बी है -2 3। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए बी 4 5 कोऑर्डिनेट और -2 3। ए को मैंने ए 4 5 ले लिया और बी को मैंने -2 3 ले लिया। और मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर देखो ये पी है जो कि इसको बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। एपी जितना होगा उतना ही बीपी है, तो मैंने लिख लिया एपी इक्वल टू बीपी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको एपी यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। एपी के लिए हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है ये है इसमें इतना दूर में ये x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूटिलाइज कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये y2। तो x2 y2 x और y है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये दोनों को मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया। अभी x - 4 का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ प्लस y - 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको प्लस y - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x - 4 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। x - 4 को अगर हम a - b का होल स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं तो x² - 2 × x × 4 प्लस 4²। तो देखो मैं इस चीज को आगे पीछे भी करके लिख सकता हूँ, x² - x 8x + 16 को x² + 16 - 8x। देखो मैं यहाँ पे इसी चीज को लिखा है x² + 16 - 8x। अब नेक्स्ट y - 5 का होल स्क्वायर वो क्या लिखते हो y² + 25 - 20y। नेक्स्ट इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर मैंने जैसा कि बताया कि a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पे इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़े और इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़े, तो ये a² + b² - 2ab लिख लिया। अभी देखो जो x² है x² कैंसिल हो गया, y² कैंसिल हो गया। नाउ जो लाइक टर्म उसको एक तरफ इकट्ठे कर लो, तो 16 और 25 एक तरफ इकट्ठा हुआ तो 41 हो गया। -8x - 10y यहाँ लिख दिया। अब 4 और 9 को राइट साइड में मैंने ऐड करके 30 लिख दिया, 4x - 6y इस प्रकार एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है कि जो इस टर्म्स को या तो लेफ्ट साइड में ले आओ या राइट साइड में ले आओ। तो अगर इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो या तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने -8x - 10y + 41 को पूरी तरह राइट हैंड साइड में लिया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। तो ये 4x - 6y + 13 एज इट इज था, इसको ले गया इधर, तो -8x + 8x हो गया, -10y + 10y हो गया, प्लस 41 - 41 हो गया। नाउ अब इसको आगे इधर बढ़ाते हैं, तो देखो अब जो लाइक टर्म देखो ये 4x और 8x लाइक टर्म था, -6y 10y लाइक टर्म था, 13 और -41 लाइक टर्म था, इसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब 4x + 18x 12x हो गया, 10 में से 6 घटेगा तो 4y हो जाएगा, 41 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जो कि माइनस बड़ा है तो यहाँ पे -28 हो गया। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे अभी भी कमी क्या है कि ये अभी भी पूरी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब ये तीनों जो है वो लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल का फॉर्मेट तो है, लेकिन जो है तीनों 4 का डिविजिबल है, 4 का फैक्टर है। तो क्या करेंगे कि डिवाइडिंग फॉर बोथ साइड, तो ये हो गया 3 × 12 और 4 × 12, ये 4 × 4 4 × 7 28, तो 3x + y - 7। तो ये मेरा जो है डी नंबर 3x + y - 7 इसका 0 हो गया। एमसीक्यू के लिहाज में देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना हार्ड नहीं है। आप घर में प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम टेकन तो है, लेकिन इसको जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो ये डी जो है ये बीसी का मिड पॉइंट है। देन द वैल्यू ऑफ cot y by cot x का वैल्यू निकालो। तो आप पहले फिगर देख लो, ये जो एंगल y दिखा रहा है, y जो है वो पूरे ACD के लिए डिग्री दिखा रहा है और x जो है केवल ACD का डिग्री दिखा रहा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल है कि मेरे को एंगल x दिखा रहा है, तो जो एंगल होता है वही मेरा बेस होता है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए हमको cot y cot x का यूज किया। तो अगर मैं cot x का बात करूं तो cot x क्या वैल्यू क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। tan का उल्टा cot होता है, तो tan
का टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेन थीटा जो होता है उसका उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई पी। तो बी इसके लिए क्या होगा, तो बी इसके लिए देखो बेस जो एंगल होता है उसी को बेस मानते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो बेस मेरा यही हो गया, तो बेस मेरा एसी हो गया और पी क्या हो गया सीडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसी और बाई सीडी लिख दिया। अब ये तो मेरा ट्राइंगल किसके लिए हुआ एसीडी के लिए। अब नाउ ट्राइंगल एसीबी, एसीबी यानी पूरा वाई डिग्री का बात कर रहा हूं, मतलब पूरा एसीबी के लिए बात कर रहा हूं। तो ट्राइंगल एसीबी को लेते हो तो इसके लिए क्या है पूरा एंगल कितना वाई डिग्री बना रहा है, तो वाई कोट वाई के लिए बात करो तो ये एंगल बन रहा है, यानी जहां एंगल बनता है वही बेस बनता है, तो यहाँ पूरा एंगल है तो यही बेस होगा, तो पी बी बाई पी, तो बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस इसके लिए फिर से एसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसी मेरा बेस हो गया, अब परपेंडिकुलर क्या पूरा होल मेरा सीडी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एसी बाई सीडी लिख लिया। अभी देखो क्या हुआ कि मेरे को बोला है कि जो डी है इसका मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि सीबी इक्वल टू सीडी प्लस डी भी लिख सकते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हम सीडी प्लस सीडी इसको लिख सकते हैं, मतलब जितना बीडी होगा उतना, जितना सीडी है उतना ही होगा, तो सीबी का वैल्यू किसके बराबर हो गया 2CD के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सीबी का वैल्यू 2CD लिख दिया, तो एसी बाई 2CD हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं डिवाइडिंग 2 बाई 1, मतलब इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया एसी बाई 2CD बाई एसी बाई सीडी। अब क्या हुआ कि इसको यहाँ पे आने के बाद एसी बाई 2CD ये इधर जाएगा, तो सीडी बाई एसी, एसी सी कटा सीडी कैंसिल, तो 1/2, तो इसका आंसर 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा, बी नंबर 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर द 2 डेसिमल प्लेसेस। बोलता है कि हम 1/13 से क्या गुना करें, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 33 को समझो कि 1/13 से क्या मल्टीप्लाई करें कि जो मेरा जो वैल्यू गेट हो वो डेसिमल प्लेस का आफ्टर 2 वैल्यू के बाद टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए। तो हम लोग देखो यहाँ पे अगर आप इसमें यूज करो तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो पहला नंबर ऑप्शन डाल के देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन का प्रयोग करो तो 13/100, तो जैसे 13/100 करते हो तो क्या हो जाएगा ये 1/100 आ गया, 1/100 यानी 0.01, तो देखो 2 डेसिमल का 2 वैल्यू के बाद टर्मिनेट हो गया, तो मेरा पहला नंबर ये आंसर हो गया, तो ये मेरा आंसर नंबर ए आंसर। ठीक है, तो ये नंबर ले लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 33 तो बहुत इजी था, 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं, देखो साइड्स ए बी एंड बीई, ठीक है, साइड्स बीई ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बी है, ठीक है, ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। आर ऑफ द लेंथ 16, ए बी मेरा 16 है, बी 8 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है, बी लार्जेस्ट स्क्वायर कहां है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिसका चारों साइड इक्वल होता है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो ये एफ डी जी बी एक स्क्वायर है, वर्ग है, जो कि इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब इसके अंदर में। तो मेरे को बोलता है ठीक है, ये मेरा जो डीएफ है उसका वैल्यू गेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इस स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे ये डीएफ का वैल्यू क्या होगा, तो डीएफ का वैल्यू मेरे को गेट करना है, क्योंकि डीएफ मेरा इस स्क्वायर का साइड है। तो हम लोग पहले ट्राइंगल एबीई में आ जाते हैं। ट्राइंगल एबीई में क्या है, देखो मैंने क्या किया कि इस एक्चुअली में ये कंस्ट्रक्शन मैंने बाद में किया है, ये कंस्ट्रक्शन को मैं पहले फुलफिल करता हूँ। जैसे मैं इस कंस्ट्रक्शन को करता हूँ तो इस ट्राइंगल में मेरे को 2 ट्राइंगल निकल के आ जाता है, एक ट्राइंगल एबीडी और दूसरा ट्राइंगल डीबीई। तो अब लिख लो ये ट्राइंगल एबीडी, तो एबीडी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहां लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये होता है ना। तो इसके इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो गया, ये एबी हो गया और परपेंडिकुलर डीएफ हो गया, तो हाफ इंटू एबी इंटू डीएफ। तो एबी कितना है 16 है, तो 16 लिख दिया, तो 2/1 में 16 8 टाइम्स में करता तो 8 डीएफ लिख लिया। अब ट्राइंगल
डीबीई की बारी, ठीक है, डीबीई की बारी। तो डीबीई में क्या हम जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू, तो बेस कितना है 8 है, तो हाफ इंटू 8 और परपेंडिकुलर क्या है डीजी, तो डीजी लिख दिया, तो 4 डीजी। अब देखो ये एक्चुअली स्क्वायर है, तो जितना डीएफ होगा उतना ही डीजी होगा, तो डीजी की जगह हमने क्या लिख दिया डीएफ, क्योंकि डीजी डीएफ के बराबर है। अभी हमको क्या पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है, ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल की इक्विवेलेंट है, तो हम पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो पूरा ट्राइंगल का एरिया का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ट्राइंगल ऑफ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना भाई 8 है, हाइट कितना है 16, तो हाफ इंटू 16 इंटू 8, तो 2 8 16, तो 8 8 64, तो मेरा पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल ए बी का एरिया कितना हो गया 64। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो ट्राइंगल ए बी होगा वो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का सम होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीएफ। अभी क्या हुआ कि इसका कंप्लीट एरिया मैंने यहाँ पे 64 निकाला है, तो यहाँ पे 64 गेट करके लिख दिया। अब ये कितना आया था, एबीडी का एरिया मेरा 8 डीएफ आया था, तो एडीएफ लिख दिया। और बीडी का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये डीबीएफ का ई का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे डीबी का वैल्यू लिख देते हैं, ट्राइंगल डीबीई का वैल्यू जो आया था 4df था, तो 4df लिख दिया। अब 8df प्लस 4df इक्वल टू कितना होगा 12df, तो ये डेट सिंपल हम 12df लिख दिया। अभी क्या होगा कि ये 12 नीचे आया तो 64/12 यानी 16/3 सेंटीमीटर, तो इसमें से देखो 16/3 कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आर एस, ठीक है, आर और एस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे आर और एस को, यहाँ पे आप मैं ए बी की जगह इसको आर एस मान लेता हूं, ठीक है, ये आर हो गया और ये मेरा एस हो गया। अभी क्या है कि ये इसको k:1 रेशियो में बांट रहा है, और तो बताओ कि ये लाइन या ये लाइन मतलब x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये k का वैल्यू क्या है। अब स्टूडेंट बहुत लोग कंफ्यूज किस चीज को लेके, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 होता क्या है, तो दिस इज द लाइन इक्वेशन, ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग, ये जो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग लाइन इक्वेशन के नाम से भी जाने देते हैं। तो आपको लाइन इक्वेशन दिया हुआ है और r और s दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसमें r का वैल्यू -1,3 है और s का वैल्यू 9,8 है, ठीक है। कंफ्यूज होने का बिल्कुल नहीं है, एकदम दिमाग ठंडे करके रखो और इस क्वेश्चन को समझो। बोलता है कि k का वैल्यू गेट करना है, तो k का वैल्यू कैसे गेट करना है, तो आपको इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें m और n के बारे में कंफ्यूज होते हैं, तो ये k जो है इसको m मानते हैं हम लोग और 1 को n मानते हैं, और ये p जो पॉइंट होता है इसका अपना एक कोऑर्डिनेट होता है x, y। तो इस x का वैल्यू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, बाई सेक्शन फॉर्मूला हम लोग गेट करते हैं। मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं सेक्शन फॉर्मूला को। अब एक्चुअली मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा हूं। y इक्वल टू my2 प्लस ny बाई 1 बाई m प्लस n। अभी फटाफट मैं क्या करता हूँ, सबका वैल्यू डालता हूँ। तो देखो m का वैल्यू कितना 9 है, तो 9 डाल दिया। x2 कितना है, तो यहाँ पे x2 देखो क्या है स्टूडेंट, तो मेरे को 9 के का यूटिलाइज, तो देखो यहाँ पे x2 मेरा 9 है, ठीक है, 9 मैं डाल दिया यहाँ पे। और m1 यानी m k है, तो k डाल दिया। उसके बाद n क्या है मेरा 1 डाल दिया। और x1 क्या है, x1 देखो यहाँ पे -1, तो -1 डाल दिया बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1 डाल दिया। अब y का वैल्यू डालते हैं, तो देखो फिर से m क्या है मेरा k है, तो k यहाँ पे डाल देते हैं। y2 क्या है स्टूडेंट, तो y2 मेरा 8 है, तो 8k डाल देता हूँ, प्लस ny1, n मेरा 1 है, y1 कितना, तो y1 मेरा 3, तो 1 इंटू 3 रह जाएगा, m प्लस n मतलब m प्लस n k प्लस 1 हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो x का वैल्यू गेट किए और ये जो y का वैल्यू गेट किए, इसको आप सीधे क्या करो कि जो लाइन इक्वेशन है उसको उठा लो। लाइन इक्वेशन क्या है, तो ये जो पॉइंट है कहाँ, ये जो एक्स वाई का पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन इक्वेशन पे। लाइन इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इस पे x का वैल्यू डाल देंगे और y का वैल्यू डालेंगे, तो देखो क्या हो गया, 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस 2।
अब k प्लस वन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 9k माइनस 1 हो गया, ये 8k प्लस 3 हो गया, 2 इंटू ये k प्लस 1 इसको देगा तो k प्लस 1 हो गया। अब k प्लस 1 जीरो से इक्वेट होगा तो ये जीरो हो गया, तो ये k प्लस 1 पूरा जीरो हो गया। अब हम लोग ऊपर वाला क्यों लिखते हैं, 9k माइनस 1 लिख दिया। अब एक ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर में जाएगा तो माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 9 और 2 को जोड़ोगे तो 11 हो गया, 11k माइनस 8k, और ये देखो यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। 11 में से 8 घटेगा तो 3k माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो 3k ये माइनस 2 उधर गया तो इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो k का वैल्यू 2/3, तो मेरा आंसर हो गया 2/3, मतलब ऑप्शन यही है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। सब्जेक्टिव के मामले में भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी इसे दिया गया, इसलिए इसको लेकर आप लोग पूरी तरह निश्चिंत रहे कि आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को तौर पे है, इसलिए इसको आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या कह रहा है देखो, इन द फिगर बिलो एबीसीडी स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ग होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, तो एक स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। तो ये 14 है, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, और ये भी 14 है। ठीक है, विद द EFGH एज ए मिड पॉइंट ऑफ ABCD, और इस प्रकार से ABCD का मिड पॉइंट को ड्रॉ किया गया। देखो यहाँ पे EFGH, ये देखो यहाँ पे मैं E ड्रॉ कर दे रहा हूँ, EFGH को इस प्रकार कि ये इस प्रकार का इसका सबका मिड पॉइंट है, मतलब इस लाइन का ये G मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट F है, AB का मिड पॉइंट E है, और AD का मिड पॉइंट H है। तो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे गेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद रेडियस, मतलब आपको मैं बात बताऊं कि अगर मेरे को निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखो मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूं कि ये जो दिख रहा आपको, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है, ये जो है ये दोनों आपस में मिलेगा, ये और ये दोनों मिलेगा तो एक कंप्लीट हाफ सर्किल बन जाएगा। मतलब ये 1/4 और 1/4 दोनों सर्किल का बात करें तो ये 1/4 और 1/4 को जब जोड़ोगे तो 4 2 to 1/2, मतलब ये हाफ सर्किल है। तो सबसे पहले क्या करो कि हाफ सर्किल ऑफ एरिया निकालो, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद रेडियस निकालो। तो इसका ये दोनों मिला के हाफ सेमी सर्किल बना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया गेट किया, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है, देखो ये 11 7 77, तो मैंने यहाँ पे 77 लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे को ये फिगर का काम हो गया, अब मैं ऊपर का पार्ट में चलता हूँ। तो ऊपर में देखो ये क्या है कि चूंकि मिड पॉइंट है तो हाफ स्क्वायर है, तो हाफ स्क्वायर में से अगर मैं ये हाफ सेमी सर्किल घटा दिया, ठीक है, तो देखो क्या गेट होता है। तो देखो मेरे को देखो हाफ सेमी सर्किल का है ना, ये जो मेरा हाफ ऑफ स्क्वायर था, ये हाफ ऑफ स्क्वायर में से मैंने क्या किया कि ये हटा दिया, तो क्या मेरे को ये और ये गेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द सेमी सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर ले लिया। अभी क्या हुआ कि इसमें हाफ ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड क्या होता है, तो 14 इंटू 14 कैलकुलेट हुआ, तो 2 7 14, तो 14 7 98। अब इसको ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का क्या हुआ अभी तुरंत निकाले थे, तो 11 दूनी 22, तो 11 7 77, तो 98 माइनस 77 यानी 21, तो 77 प्लस 21 कितना हुआ स्टूडेंट, 77 प्लस 21 98, तो 98 सेंटीमीटर शेडेड रीजन का वैल्यू हो गया, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीका से स्टूडेंट पहले आप क्या करोगे, फिगर समझ लो और फिगर को ड्रॉ करके क्या होगा अपना इक्वेशन बना लो, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। अब एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो वैल्यू निकला स्टूडेंट्स, थोड़ा रुक जाना, यहाँ पे मेरे को बोला था कि शेडेड रीजन निकालेगा, तो यहाँ तो ये वैल्यू जो है इसका निकला। ठीक है, अभी तो शेडेड रीजन तो ये है ना, तो ये तो मैंने वैल्यू इसका जो सर्किल मारा उसका निकाल लिया। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 होता है 196, और 196 में आप 98 घटा दो तो मेरा शेडेड रीजन, क्योंकि मेरा अनशेडेड पार्ट का एक वैल्यू आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 196 में 98 घटाते हैं तो कितना आता देखते हैं, तो ये 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, अगर 196
196 और ये मेरा 18 में से 9 गया ये 98, ठीक है 98। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे 196 माइनस 8 कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा शेडेड रीजन को जैसे ही मैंने निकाला तो जो वैल्यू अनशेडेड रीजन का वैल्यू आया वो जो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप पहले क्या करो कि फिगर समझ लो और उसके बाद आप क्या करो इसको सॉल्व करो, ठीक है। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग। ए ओलंपिक रिंग का एक पिक्चर दिया हुआ है। इज टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्किल। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब एक ये जो पांचों सर्किल है वो पांचों सर्किल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्या जानते हो कि हम कॉन्ग्रुएंट यानी समांतर विड्थ है, एक सर्किल को दूसरे के ऊपर रखो तो एक इस तरीके से ओवरलैप होता है कि दोनों समान है, मतलब सबका रेडियस इक्वल है। सो कॉन्ग्रुएंट का मतलब सबका रेडियस इक्वल है। अब क्या हुआ कि वो इस प्रकार से बना हुआ है कि उसका जो कॉर्ड है ना एक दूसरे को इस प्रकार देखो ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा फिगर को मैं बढ़िया से इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने खुद में कॉर्ड जनरेट कर दिया। अब क्या हुआ कि बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ ऑल आल्सो लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जितना भी कॉर्ड है सबका लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, जितने भी डॉटेड रीजन है सबका एरिया निकालो। तो इसमें थोड़ा सा ये वाला रीजन एरिया बड़ा बन गया स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होना, सबका सारा रीजन इक्वल है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन मैं और करता हूं जो सेंटर से इसको इससे मिला देता हूं और इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है, मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस चीज को बस एक सर्किल को ध्यान में रखकर सॉल्व करना। ये जो है ये पूरा पार्ट आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, एक सेक्टर। तो आप क्या जानते हो सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो पहले मैं इस सर्किल में कुछ मैंने लिख दिया है। सेंटर ऑफ द सर्किल OA OB AB क्या है, सब एक सेंटीमीटर का है, मतलब ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, यानी पूरा का पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या बाहर निकल के आ गया 60 डिग्री, बहुत अच्छा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये तो बहुत अच्छा हो गया, इससे मेरे को गेट हो गया कि ये एंगल क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया को देखना। तो एरिया मेरे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये जो डॉटेड एरिया है वो 8 रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो इसको हम लोग गेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये एरिया को हम लोग कैसे गेट करते हैं। तो थोड़ा सा आप याद आ जाओ, जो कंसेप्ट में आ जाओ। हमने क्या इससे पहले आपको सर्किल में क्या पढ़ाया था कि जैसे सर्किल है और ये मेरा सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है और मेरे को ये गेट करना है, ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट गेट करना है। तो हम कैसे गेट करते थे, अगर पूरा सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल को घटा देते थे तो क्या होता था कि मेरा ये सेगमेंट गेट हो जाता था। यहां पे भी हमको कुछ ऐसा ही करना है कि ये पूरा सेक्टर में से बस ये ट्राइंगल को हटा दोगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो ये पार्ट का अगर आप दोनों कर दोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बस क्या करना है, यहाँ पे मैं जो किया हूं वो जो किया हूं कि एरिया ऑफ 1 सेगमेंट विद द रेडियस 1, केवल एक एरिया निकाला हूं। तो देखो यहाँ पे मैं इस पार्ट को निकालने के लिए क्या किया हूं कि सबसे पहले एक इस पार्ट को निकालने के लिए कैसे निकला, मैं बोला कि भाई ये पूरा सेक्टर, तो सेक्टर यानी 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है भाई, तो पाई को छुआ मत, क्योंकि मेरा आंसर जो है पाई का फॉरवर्ड में देखो यहाँ पे आंसर में पाई को छुआ नहीं किया, इसलिए मैंने पाई को छुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, रेडियस कितना है तो 1 सेंटीमीटर, तो मैंने पाई इंटू 1 स्क्वायर हुआ। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से भी, ये होता है √3 पाई आर स्क्वायर या √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा साइड तो 1 हो गया, तो ये √3/4 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के 2 हो जा रहा है, तो 2 4 6 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिख दो। अभी क्या हुआ, 60 और 60 कटा तो ये पाई/6 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और √3/4 तो 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। तो इसका आंसर जो होगा इसमें से कोई एक होगा। देखो यहाँ पे कुछ है, देखो यहाँ पे डी नंबर जो हो गया 8 इंटू पाई/12 सॉरी पाई/6 है, हाँ ठीक है, डी नंबर 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर नंबर डी हो गया स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट था, बस उसमें
केवल आपको फिगर को समझना था, फिगर को समझ लेने के बाद इसको आसानी से आप अप्लाई कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 2 and 1/2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, px² प्लस 5x प्लस r, देन p और r का वैल्यू गेट करने के लिए। तो पहले मैं पॉलिनोमियल्स लिख देता हूं, तो px² प्लस 5x प्लस r, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि पहले अब इसको कोई फंक्शन डाल देते हैं इसको पकड़ने के लिए। तो अब फंक्शन में पहले क्या होगा, एक बार 2 और एक 1/2, तो दोनों इसका जीरोस है, तो जाहिर सा बात है कि ये इसका जीरोस है, तो ये अब इसको p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4p प्लस 10 प्लस r, ठीक है। अब जैसे मैं इसको लिखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग p f इक्वल टू 1/2 लोग f 1/2 इसलिए लेते हैं कि 1/2 भी एक इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, p इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस, ठीक है, r का वैल्यू कितना आया, सॉरी r का वैल्यू तो मेरे को यूटिलाइज नहीं करना था, यहाँ पे r लिख देते हैं एज इट इज प्लस r। अब क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो p प्लस, ठीक है, p प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पे 1/4 जब 4 होगा तो आप इसको लिख सकते हो 4r, ठीक है। अब इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन गेट हो गया, एक यहाँ पे 4p प्लस 10 प्लस r। अब इसको क्या करो कि इक्वेशन 1 और 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, और इसको लिख देते हैं p प्लस 4, अब इसको ना ये r आगे पीछे लिख दो ताकि जो है ये लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल का फॉर्मेट में है। तो ये मेरा 4p प्लस r प्लस 10 और इसको p प्लस 4r प्लस 10 का फॉर्मेट में लिख दिया इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि p और r का वैल्यू गेट करना है। तो लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल को आप अलग अलग मेथड से ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हो। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड जैसा कि जानते हैं सबसे इजी मेथड है, तो सॉल्व करें। और ये माइनस 15r माइनस 30 इक्वल टू 0, तो माइनस 15r इक्वल टू, ये 30 उधर गया तो 30 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 30/15 यानी -2, तो r का वैल्यू -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन 1 या 2 पकड़ लेते हैं, तो 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू मेरा -2 आया, तो यहाँ पे डाल दो, तो 4p प्लस 10 -2 इक्वल टू 0, तो 4p इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, तो p इक्वल टू -8/4, तो -2, यानी p का वैल्यू भी -2 और r का वैल्यू भी -2। तो मेरा देखते हैं p का वैल्यू r का वैल्यू, तो ये आंसर b हो गया, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 100 सेंटीमीटर। एक सर्किल ड्रॉ कर लेता है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है 100 सेंटीमीटर है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, ठीक है। अब क्या है कि एक स्क्वायर है जो कि सर्किल के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर जो है इस सर्किल के अंदर है। बोलता है कि तो साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, तो इसका वैल्यू गेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अभी ये इसका साइड क्या होगा, इस स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो इसको गेट कैसे स्टूडेंट करते हैं, तो सबसे पहले इसका डायगोनल निकाल लो। जब तक फिगर नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी क्या जानते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ, तो इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस 100 दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो हम लोग सर्कमफ्रेंस के बारे में क्या जानते हैं, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू 100, तो r इक्वल टू 100/2π। 2π मतलब रेडियस, ये जो रेडियस हो गया, इस रेडियस का वैल्यू 100/2π हो गया। अब छूना नहीं इसको, रेडियस को एज इट इज रख दो। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायगोनल ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल के बराबर होगा। समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। अब देखो ये मेरे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मतलब ये डायगोनल जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो किसके बराबर है, ये सर्किल के डायमीटर के बराबर है ना जी। ये देखो ये डायमीटर जो सेंटर से होकर जाता है सर्किल का, अब जिसको होता है क्या, 2r, दो रेडियस मिला के डायमीटर बनता है सर्किल का। अब क्या है कि ये रेडियस क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2r का बात, तो 2 इसका डायमीटर कितना होगा, तो मैं रेडियस के बारे में बोला कि 100/2π होगा, तो डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर जो 2r होता है,
तो 2 इंटू 100/2 पाई कितना होगा 100/2 पाई, ये 2 कटा तो 100/पाई, तो मेरा डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो गया तो 100/पाई। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर में जाते तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में आप क्यों हमें इसको स्क्वायर निकालो, क्योंकि मेरे को साइड निकालना है स्क्वायर का। तो हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर के बारे में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि पूरा 90 डिग्री होता है और इसका जो डायगोनल होता है उसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अभी देखो इसका अभी क्या होगा कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, तो हम इसका डायगोनल क्या है तो कैसे हमको पता चलेगा, तो ये हाइपोटेनियस होता है, ये 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, तो ये स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट अंदर बाहर में चला गया, इसके ऊपर चला गया, तो ये इसको आप क्या लिखते हो 2a स्क्वायर, ये कटा तो रूट 2a। मतलब अगर कोई पूछे आपको कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो रूट 2a, इसलिए मैं यहाँ पे रूट 2a लिख दिया। अभी डायगोनल किसके बराबर है तो 100/पाई के बराबर है, तो 100/पाई इक्वल टू रूट 2a लिख दिया। a इक्वल टू अभी क्या होगा कि 100/√2 पाई यहाँ पे लिख दिया। अब √2 नीचे आ रहा है, ये बहुत काड़ी कर रहा, तो 100/पाई और √2 का परमीकरण कर दो, कंजुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √2 कर दिया। अब √2 100√2 हो गया, √2 2 हो जाएगा, ये 2 100 को काटा तो 50√2/पाई, तो मेरा आंसर 50√2/पाई मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा 50√2/पाई कहाँ है, 80 नंबर मेरा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 40 का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि यदि 3 का पावर x प्लस वाई है इसका टू 243, तो 240 इसका 243 लिख देते हैं, तो 3 का पावर x प्लस वाई इसका टू 243 और इतना इसका टू 3, तो बोलता है कि इसमें से कौन सा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, मतलब उसका 0 सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो याद करो मैं एक कंसेप्ट बताया था लीनियर इक्वेशन बिटवीन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसमें मैंने बोला था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस केस में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1/a2 यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोला था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों आपस में बराबर होता है, तो ये जो होता है वो होता है मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो जो होगा नो सॉल्यूशन होता है। अभी इसमें क्या होता है कि आप ट्रिक्स के तौर पे इसको समझ सकते हो। अभी हम लोग इधर आ जाते हैं, 3 का पावर 2 का पावर 43, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, ये कटा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग 243 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये 243 को स्टूडेंट हम लोग 3 का पावर 5, ठीक है, इसको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। ये आप इसको 243 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5x माइनस वाई इक्वल टू 3 का पावर 1, बेसिक कटा तो ये 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी क्या करना है कि इस इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू 5x माइनस 5 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने का हो सकता है ये डायरेक्ट इसका कंपेयरिंग कर दो, किससे कंपेयर करना है, वो जो मैंने a1x प्लस है तो यहाँ पे देखो 1/5 इक्वल टू 1/-5 इक्वल टू 5/1, तो पहला ही देखते हैं अगर नोट सोल्यूशन मतलब नोट इक्वल टू मतलब a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2 आया तो पहला ही केस समझ जाते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, तो एक सोल्यूशन तो हो गई, तो यहाँ पे बी मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट